इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और अनिल भाई की ओर ते राम राम। भाई अनिल भाई, किस तरह ढीला ढीले से हो रहे हो, क्या चक्कर है? बस के बताऊं धर्मवीर भाई, बस खेत में दवाई छिड़क रहे थे। दवाई छिड़क रहे थे? वो तो फिर सारे छिड़के हैं, आपके न्यारी छिड़क रहे थे? वो तो सारे छिड़के हैं, लेकिन वह दवाई रिएक्शन करगी। एक्शन करगी? अच्छा, रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन करगी। हाँ। कड़ा यो हाथ यो नु हो फफोले हो रे। ये तो आपने बधेवा बधा दिया। के बात कोई पंप टूट रहा था? के बात थी? पंप के वो ट्यूब लीक हो रही थी। अच्छा, पता लग गया नहीं। हैंडल अपना मारता रहा। वो ट्यूब अपना वो दवाई पड़ती रही, बेरा लग गया नहीं। तड़के उठा था, देखा सारा फफोला भाई भी आना था। अनिल भाई, ये नू काम करियो, एक कल गलती तो कर दी, कोई बात नहीं, पर इब इसका ठीक ढंग से इलाज करा लियो। इलाज तो धर्मवीर भाई देखो कराना है, पर न्यू है कि भाई आगे जो भाई हैं वो गलती या ना करे, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप रख रखाव के बारे में कुछ ज्ञान दो। अनिल भाई, ज्ञान तो आपने भी है, बेरानी के ऊपर आप गलती करके बस देखो तो... इबियो जैसे ना छिड़काव का टाइम तो चले रहा। भाई खरपतवार नाशकों का छिड़काव है या कोई हानिकारक कीट से बीमारी को बचाना है, तो खरपतवार में, कीटनाशकों में सारा का सारा स्प्रे का ही काम है, छिड़काव का ही काम है। बिल्कुल। और इन रसायनों को फसलों में ठीक प्रकार से छिड़काव हम जब कर पाएंगे और अपना बचाव भी जब कर पाएंगे, जब ये हमारे जो छिड़काव के यंत्र हैं ये ठीक ठाक होंगे। अगर नहीं तो इसमें थोड़ी सी लापरवाही जैसे आप करगे, बिल्कुल, तो इस लापरवाही से काफ़ी बड़ा नुकसान इंसानी तौर पे भी हो सकता है, और इंसानी फसलों का भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है अनिल भाई कि हम ये जो अपने छिड़काव के यंत्र हैं उनको हम ठीक ढंग से देख रेख करनी चाहिए उनकी। अब जैसे हाथ से छिड़कने वाले यंत्र की बात अगर करें, तो एक तो जब हम स्प्रे कर रहे हो खेत में, तो 2.5 मीटर जरबे 4 मीटर एक क्षेत्र का निशान लगा लें, और उसके हिसाब से फिर हमने क्या करना, स्प्रेयर की जो टंकी है उसको पानी से भरें, और जिस सतह तक पानी भरा जा रहा है उस सतह पर टंकी में निशान लगा लें। समझ रहे बात ने? यानी कि पानी जो है वो जो हमने 10 वर्ग मीटर एरिया जो हमने चुना है, तो उसमें हमने भाई एक टंकी जो हमने छिड़काव कराया या हमने एक निशान लगा लिया कि भाई हमारे इतने एरिया में इतना पानी लगेगा, इतनी दवाई लगेगी। इस चीज की गणना जो है ना पहले कर लेनी है धर्मवीर भाई। कई बार तो ऐसा है कि टंकी में जितनी सान नहीं लगता लबालब भरते हैं, जिस तरह के मन भरती थी। हाँ वही तो, और फिर वो शरीर के किसी हिस्से पे पड़ेगा तो वो दवाई तो नुकसान कर सकती है। करेगी। और वो अच्छी बात है, चलो हाथ पे टल गई, कई बार आदमी को बेहोशी आ जाए या कई बार सांस के जरिए दवाई चली जाए। हाँ, इस तरह की भी दिक्कत है। बिल्कुल। तो अनिल भाई, खेत में लगे निशान वाले क्षेत्र पे फिर स्प्रे के द्वारा सामान्य दबाव पे एक समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। कई बार भाई है ना जो जमा एक हाथ रेल बांधे हैं, धका धक और उससे फिर जो ना एक सरिया जो प्रेशर है ना वो एक सरिया नहीं जाता। मतलब कहने का ये अनिल भाई कि पूरे खेत में और पूरी फसल पे
एक साथ छिड़काव कैसे हो, इस बारे में भाइयों को पहले ही सुनिश्चित करना पड़ेगा जी। ताकि पूरे खेत में जो है छिड़काव एक बराबर हो। बिल्कुल। और जैसे टंकी में पहले से लगाए गए निशान तक दोबारा जब पानी भरें और भरे गए पानी की मात्रा ने नाप लें कि ये मात्रा जो है छिड़काव करे गए पानी की मात्रा के किसके बराबर है? बराबर भाई बराबर है कि नहीं। मतलब हमने बराबर मात्रा लेके और बराबर हमने अपने खेत का एरिया देख लेना कि इस एरिया में मैंने इतनी पानी जो है या दवाई जो है वो हमने छिड़काव करनी है, और उसी अनुपात में फिर हमने पानी की टंकियां भी बनानी पड़ेंगी। और धर्मवीर भाई इसमें एक बात और है, आप जब भी दवाई छिड़काव कर रहे हैं तो एक ही तरफ मन रखें। न्यू नहीं कि भाई मन कहीं और है और छिड़काव कहीं और कर रहे हो आप, तो दवाई का भी नुकसान है और उसमें जो है आर्थिक नुकसान भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाथ से चलने वाले जो ये स्प्रे पंप है ना नील भाई, इनमें तो हम ये इस तरह की अगर जो बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो एक तो हम अपना भी ध्यान रखना, छिड़काव करते हुए दवाई की पूरी मात्रा का इस्तेमाल करना और पानी की पूरी मात्रा का इस्तेमाल करना, और घोल को अच्छी तरीके से घोल एक ही बार में बना लेना। हाँ। और एक ही बार में बना करके फिर हमने देखना हमारे पास इतनी टंकी पानी की है और इतनी टंकी पानी को हमने पूरे खेत में किस तरीके से हमने भाई इस तरीके से छिड़काव करना कि पूरे खेत में जो छिड़काव है वो एक बराबर हो जाए। और धर्मवीर भाई एक और बात है जी, कभी भी कोई नोजल अगर आपकी पंप की बंद हो गई है तो उसको मुंह से खोलने की कोशिश ना करें। ये आपने बड़ी पते की बात बताई, क्योंकि कई भाई जो है वो मुंह से उसमें फूंक मारने की कोशिश करें, उससे कुछ मात्रा जो है कुछ कण भी अगर अंदर चले गए दवाई के तो बहुत ही नुकसानदायक है। दूसरा, जब आप छिड़काव कर रहे हैं तो बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल ना करें जी। बीड़ी अगर आपने पीनी है, जो भी आपने धूम्रपान वैसे तो करना नहीं चाहिए, अगर आपके करना भी है तो पहला कर लें, बीच में ना करें। बीच में ना करें। और एक बात और अनिल भाई, जैसे हाथ से चलाने वाले छिड़काव के यंत्र हैं, स्प्रे पंप हैं, ये तो आपने पता भाई आजकल तो शक्ति से चलने वाले छिड़काव के यंत्र भी आगे मशीन से ट्रैक्टर के पीछे लगा है। हाँ बिल्कुल। तो उसमें फिर क्या है कि उसमें भी हमने कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए कि जिससे जो छिड़काव है वो अपना पूरे खेत में पूरी फसल पर ढंग से हो। अब जैसे ये है कि सावधानी की अगर बात करें तो छिड़काव यंत्रों का एक तो ठीक प्रकार से रख रखाव करना चाहिए। बिल्कुल। और प्रचालन की जो संबंधी जो समायोजन है या सावधानी की जो बातें हैं और उनको पूरे ध्यान में रख के काम करना चाहिए। और इन यंत्रों से हमने लंबे समय तक काम लेना है और सुचारू रूप से काम लेना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इनको पूरे ध्यान से और पूरे ढंग से इनका रख रखाव करें जी। जैसे छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करने से पहले इनकी टंकी, पाइप और नोजल को ठीक तरीके से धो लेना चाहिए। बिल्कुल। आपने धोया था? हाँ मैंने धोया तो था, पर न्यू नहीं बेरा था कि वो बीच में जो पाइप है वह कटी हुई थी। अच्छा। तो और सुनो अनिल भाई, एक तो चलो यहाँ भी गलती हो सके, पर इसका पहले ही हमने ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। और टंकी में पानी भर के और उसको चला के देख लेना चाहिए कि स्प्रे पंप के सभी इससे ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे। अब जैसे आप कह रहे कि रिसाव हो रहा था और देखा नहीं, या देख भी लिया तो फिर आपने सोचा कि चल नुए काम चल जाएगा, अनदेखा देख के भी अनदेखा कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी हिस्से से दवाई का रिसाव नहीं होना चाहिए। धर्मवीर भाई एक बात और है जी, दवाई घालने से पहले टंकी में पहले पानी से चेक कर लेना चाहिए। हाँ, ये तो आप सारी पते की बात बताओगे, एक बार बन ली ना। न्यू का अगर दूध का जला जाना छाछ ना फूक मार तो आप पानी भर के चेक करोगे। चोट लग गई ना, दर्द हो गया। तो भाई ये आपने ठीक बात कही अनिल भाई, दवाई का क्यों खराब करना दवाई का। तो टंकी में रासायनिक घोल डालने से पहले हमने उस घोल को भी ना अनिल भाई छान लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो फिर नोजल में फंस जाएगा और फिर है ना, फिर उन्हें मुंह तो खोलने की कोशिश करेंगे ले भाई, और फिर कोई और नुकसान हो जाए, जानते भी हाथ दो बैठना पड़ जाए। और अनिल भाई छिड़काव करते समय ना
शरीर को ठीक तरीके से ढकना चाहिए। जी। हाथों में दस्ताने होने चाहिए, पैरों में जूते होने चाहिए, मुंह पर कपड़ा बंधा होना चाहिए, जब जाके ना बचाव होगा आदमी यानी कि का। मेरे की तरिया आप लोग एक तो जल्दबाजी ना करें और जो भी आप काम करें वो बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि दवाई जो है किसी का मित्र नहीं है। ये दवाई नहीं है तो जहर ही जहर है। और जहर के यारी के यारी। और वो अनिल भाई जैसे स्प्रे कर लिया, छिड़काव का काम कर लिया, तो उसके बाद फिर ना छिड़काव के यंत्रों को तो साफ सुथरा करके रखना ही है। बिल्कुल रखना है। तो खुद भी अपने छिड़काव के बाद हाथ अच्छी तरीके से धो लें, पैर धो लें, मुंह अच्छी तरीके से धो लें, है कि नहीं। तो छिड़काव करते समय आपने सही कहा कि भाई धूम्रपान की तो आपने बता दी, पर खान पीने की चीज भी नहीं खानी चाहिए। कदे मिट्टी गोली मुंह में गाल ले हैं? और हवा बहने की दिशा में ही छिड़काव करना चाहिए, उलट में ना करें। उलट में ना करें। और दवाई को खुले स्थान पे मिलावें, बच्चों से दूर रखें जी। और शक्तिशाली जो छिड़काव यंत्रों को खाली नहीं चलाना चाहिए। इन छिड़काव यंत्रों को चलाने के लिए ट्रैक्टर या इंजन में काफ़ी ईंधन भी होना चाहिए, और इंजन के जो क्रैंक केस में तेल की जांच रोज होनी चाहिए। कार्बोरेटर है, फ्यूल पंप हैं, इनको टाइम टाइम पे साफ करते रहना चाहिए। और छिड़काव करते समय ना अनिल भाई, जो पंप है, पंप को जितना सिफारिश है उसमें लिखा होता है, हाँ, उतने ही दबाव पे हमने उसको चलाना चाहिए। ये मेरे हाथ में दर्द हो गया है। दर्द हो गया तो दर्द तो आपका मेट देंगे, क्यों कर। ये तो बड़ी आसान बात है। आपने राजा हरिश्चंद्र के किस्से की रागनी सुनवा दो। वो छोरा था ना जो सरवण था ना, तो सरवण के राजा दशरथ ने तीर मार दिया था। अच्छा। और वो तीर क्यों मारा था कि उसने सोचा राजा ने, अब भाई कोई पखेरू होगा, कोई जानवर होगा, वो उसका शिकार करने जा रहा था, ये उसका तीर जा लगा भड़ देनी सी, और लगते सार छोरा तो चीख मार के पड़ा, उसका दर्द हो गया। दर्द है जैसा मेरा दर्द हो रहा है। आपके उतना तो दर्द को नहीं। अच्छा, वो तो ऐसा ना जो आपका दर्द हो रहा ना, आप तो ज्यादा दर्द वाली राग नहीं सुना दूं, आप अपने दर्द न भूल जाओगे। हाँ, मैंने भूलना है। सुना दे फिर जी। कोई मनुष्य पखेरू सुनता होते, मेरे मात पिता ने कहीं हो जाके याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनुष्य पखेरू सुनता होते, मेरे मात पिता ने हो जाते याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनैया पे। तारा गंगा जी पे सोरा दुख मोनाड़ तले ने पूरा हिरे दुख मोनाड़ तले ने पूरा और लड़का कती मरण में हो रहा जो पाला था लाड लडाते याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे उन्हें आगे। मानस का कुछ ना चले चारा
थारे तो आज पाट लिया थारा रे, थारे तो आज पाट लिया थारा, और श्रवण रोवे दिल का प्यारा, तो चलो मैं पाठा के आदमी पे, अंधे तपस्वीर दर्शन दे जाएंगे मन आके। छाती में बाण लागरा भारी छोरा रो दे किलकारी छोरा रो दे किलकारी, अरे आंधी माता दिल की प्यारी लाड करे, छाती कहला के याद मिल पे, अंधे तपस्वीर दर्शन दे जाएंगे मन आके। मनुष्य पखेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने, यो जाके याद नील पे, अंधे तपस्वीर दर्शन दे जाएंगे मन आके। जिस पर करड़ा हो जा के कर गरीब बेचारा घर रे, के कर गरीब बेचारा घर, अरे माई चंद का काम दुआन पर सारा हाल सुना दूंगा के याद नील पे, अंधे तपस्वीर दर्शन दे जाएंगे मन आके। मनुष्य पखेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने, यो जाके याद नील पे, अंधे तपस्वीर दर्शन दे जाएंगे मन आके। तो यह बात थी अनिल भाई। श्रवण कुमार का तीर लगा और उसका दर्द उठा, और दर्द उठा तो आपने रागनी सुनी भाई, मेरा आपका दर्द मिटा होगा थोड़ा बहुत तो। भाई उस दर्द के आगे तो मेरा दर्द कुछ भी कौन है। तो अनिल भाई मौसम का जिक्र आप कुछ कर रहे थे। हाँ हाँ मौसम की बताओ। देखो आज सारा दिन हो गया बूंदा बांदी पड़ दे, यो के करवा दिया, हाड कती जुड़ लिए, जुड़ के लिए गोड्डा में तो कट कट की आवाज आवे। हाँ वही तो यूं बताओ कि यो मौसम का क्या हाल है, यो आगे किस तरह रहेगा। पहले तो आप यूं बताओ कि तापमान के रहा। तापमान की तो बात नो है कि आज का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होया और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, और सारा दिन आप देखे रहे हो बूंदाबांदी टिप 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 टिप। और कल की भी उम्मीद नुमे बता रहे अनिल भाई कि तापमान तो थोड़ा बढ़ जाएगा। 18 डिग्री तापमान बता रहे हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, लेकिन मौसम में बादल तो छा रहे हैं। बिल्कुल। अब आगे की बात मेरे तो सुन लो आप। वो क्या बोला? आगे आने वाले 2-3 घंटों में जो है ना कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का भी अंदेशा है अपने यहाँ के इलाकों में। हाँ। अच्छा। और कुछ जगह पे हल्की बारिश के साथ तेज बारिश के साथ हवा की रफ्तार भी ज्यादा हो सके, और कुछ जगह पे जो है ओले पड़ने की भी संभावना है। बचाइए। तो यो जो है मौसम का हाल था। तो भाई किसान भाइयों को सलाह ये है कि इस बदलते मौसम में अपना भी ध्यान रखें, पशुओं का ध्यान रखें और फसलों का भी ध्यान, अपनी फसलों का भी ध्यान रखें जी।
तो इसके बाद कल के हम कार्यक्रम की भी जानकारी भाइयों को दे दें भाइयों कि कल जो किसान वाणी कार्यक्रम में हम जानकारी लेकर के हाजिर होंगे। एक तो करेंगे आजकल के दिनों में सब्जी फसलों की देखभाल जी, और दूसरी हमारी जानकारी रहेगी एक योजना के बारे में, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इस बारे में भी कल चर्चा करेंगे। तो इस जानकारी के बाद अनिल भाई, मुर्गियों के बारे में आपने सुना होगा कि देखो हम पशुओं की भी बात करें, बिल्कुल, गायों की बात करें, भैंसों की बात करें, बहुत सारे जानवरों की, हम जितने पालतू जानवर हैं सब की बात करें, तो उनमें एक पक्षी ही लगाओ, लेकिन जो मुर्गी पालन का जो काम कर रहे हैं भाई, ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, धंधा है। हाँ व्यवसाय है, काम धंधा है। और कृषि के साथ सहायक धंधे के रूप में कुछ भाई जो है इस चीज को अपना रहे हैं, सहायक धंधे के रूप में भी अनिल भाई, और वैसे भी हाँ बिल्कुल, मतलब ना भाई पूरे तौर पे भी एक व्यवसाय के रूप में भी लोगों ने इसको अपना रखा है जी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है अनिल भाई कि हम चर्चा करें कि मुर्गियाँ हैं, उनमें भी आ रही बीमारी, दुख, तकलीफ तो उनमें भी आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना आज एक मुर्गियों की एक बीमारी है जिसको कहते हैं खूनी पेचिस, इसके बारे में भाइयों को जानकारी देवें। बिल्कुल, कि ये जो खूनी पेचिस है अनिल भाई, ये मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग है और संसार के सारे देशों में पाया जाएगा। जहाँ मुर्गी पाओगी वहाँ यह बीमारी भी पाओगी जी। नाम के इसका, ये काकसीडिया सामान्य तौर पे मुर्गियों की आंतों में रहते ही हैं। ये काकसीडिया जो है ना, ये इस बीमारी की जड़ है। लेकिन जब उनके बहुलीकरण के लिए, उनको मतलब जो बढ़ने के लिए, जब उनको एक माकूल अवस्था मिलती है तो इन काकसीडिया की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो जाती है और ये बीमारी बढ़ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक मुर्गी के अंदर ये जो काकसीडिया जो है ये आंत में मिलेगा। ये जो है ना, ये ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ आता है जी, ये हर एक मुर्गी के अंदर पावेगा। तो लेकिन जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी, मुर्गी बीमार हो जाएगी। तो मुर्गियों में इस बीमारी का प्रकोप जो है वो 3 से 12 हफ्ते की उम्र में ज़्यादा देखा गया है। तो क्यों ना इसके बारे में थोड़े बचाव की बात तो बाद में करेंगे, पर ये रोग के कारण क्या है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था धर्मवीर भाई कि किस तरह से इस रोग का क्या कारण है। इस रोग का कारण की अगर बात करें ना अपना अनिल भाई, एक तो जो मुर्गियों के नीचे बिछावन है उसमें आप सफाई नहीं रख दे और उसमें ज्यादा नमी हो जाए बिछावने में। नीचे जो बिछावन नहीं बिछा के रखा है, पानी गिर गिर गया, कुछ भी है, बिल्कुल, तो वहाँ नमी नहीं ज्यादा रहनी चाहिए और सफाई की जो कमी हो तो ये बीमारी को न्योता देने वाली बात है। और मुर्गी घर में मुर्गियों का जब घनत्व बढ़ जाए, यानी मुर्गी फार्म का तो आकार तो है छोटा, जरूरत से ज्यादा जो, और जरूरत से ज्यादा उसमें हमने मुर्गियां भर दी, तो उसकी वजह से भी ये जो बीमारी है ये मुर्गियों में आ सकती है। तीसरा कारण ये है कि मुर्गियों में जीवाणु है, विषाणु है या फफूंदी से पैदा होने वाले रोगों का साथ में प्रकोप होने के कारण मुर्गियों के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें कमी आ जाए ना, जब ताकत जिसने कहते हैं, हाँ इम्यूनिटी, अंग्रेजी में आप इम्यूनिटी कहो ना, तो जब वो रोगों से लड़ने की शक्ति में कमी आओगी ना, फिर ये मुर्गियों में खूनी पेचिस का रोग पैदा होने की संभावना बढ़ जाए। और यदि कॉक्सीडिया को मारने वाली एक ही दवाई अगर हम मुर्गियों में लंबे समय तक प्रयोग में करते हैं तो मुर्गियों की आंतों में जो कॉक्सीडिया हैं उनके अंदर लड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। यानी कि वो दवाई न पी जाएंगी, दवाई न वे पानी समझ लें, फिर तो एक ही दवाई जो है ना ज्यादा बार बार उसी का इस्तेमाल करना, तो वो दवाई बेअसर हो जाए और ऐसे में फिर उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल सा हो जाए। और मुर्गियों के आहार में काकसीडिया को मारने वाली दवाइयों का अगर हम उचित मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या इन दवाइयों को मुर्गी आहार में मिलाने की हमारी विधि ठीक नहीं है, दवाई तो मिला रहे पर विधि ठीक नहीं है, तो फिर भी ये रोग पैदा हो सकता है। कई बार अपने द्वारा सवाल पूछे हैं, बोले जी हमने मुर्गियों को दवाई दी थी लेकिन फिर भी मुर्गियां जो है बीमार हो रही हैं, मर रही हैं। हाँ, तो यही कारण है उसका कि भाई एक तो
आप जो बिछावन में उसका ठीक ढंग से प्रयोग, अपना जो ताकत है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे या लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण जो है ये मुर्गियों में ये बीमारी जो है वो बढ़ जाए। एक बात और अनिल भाई, कि जो विटामिन ए की कमी हो जाए ना मुर्गियों में, तो भी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ने में आता है, ऐसा देखा गया। यानी कि खूनी पेचिश। हाँ, तो इसके लक्षण तो यही है कि खूनी पेचिश हो जाएंगे, और जो कलगी है उसकी मुर्गी की या गल चरम है उसमें पीड़ापन आ जाएगा। और इस रोग से प्रभावित मुर्गी जो है ना, ये आपने बेरा देखो कि 2 बार मरोड़े लग गए और आदमी टूट ले। इसी तरह जो मुर्गियों में अगर जो पेचिस, खुली पेचिस लग जाए तो फिर मुर्गी तो सुस्त दिखाई देगी, कड़े उठे जावा था। और इस रोग की जहाँ तक बात है फैलाव की, तो कोक्सीडिया के जीवन चक्र में बीजाणु से जनित अंडपुट्टी से मुर्गियों में इसका फैलाव बनता है। और ये जो अंडपुट्टी है ना, ये मुर्गी फार्म की धूल में, बिछावन में ये रहती है, जो कि व्यक्तियों को या जो संदूषित दाना है यानी प्रदूषित दाना और उपकरण और मुर्गी घर की हवा में इसमें फैल जाती है। यानी कि कई दिन का जो दाना है वो जो है कई दिन तक हम बोरिया में रखे रहे हैं और फिर वही दाना जो है हम अपने मुर्गियों ने दे दें, जिसके कारण ये बीमारी हो जाए। तो अब आई बात उपचार की, तो प्रभावित मुर्गियों को डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई देनी चाहिए, और दवाई कितनी देनी, कब देनी, ये सारी की सारी जो सलाह है डॉक्टर के अनुसार ही दवाई दिलानी चाहिए, जितना जल्दी हो सके। दूसरा, विटामिन ए का घोल भी साथ साथ पिलाना चाहिए। और तीसरा, इस बीमारी के प्रकोप के समय विटामिन बी कम्प्लेक्स का घोल मुर्गियों को कभी नहीं पिलाना चाहिए। यानी विटामिन डी कम्प्लेक्स का घोल है वो नहीं पिलाना। धर्मवीर भाई, ये बात आपने बहुत ज्ञान की बताई कि बी कॉम्प्लेक्स जो है इसका घोल जो है अपने मुर्गियों को नहीं पिलाना चाहिए। अब आई बात कि थोड़े बहुत हम रोकथाम के उपायों पे जरूर चर्चा कर लें। एक तो मुर्गी घर में पानी है, दाने के बर्तन हैं, वो इस प्रकार के होने चाहिए कि उनमें मल का संदूषण ना फैले, और मुर्गी फार्म में हवा का ठीक प्रबंध हो, और मुर्गी ज़्यादा ना हो, और इस रोग का प्रकोप होने पर प्रभावित मुर्गियों को जो स्वस्थ मुर्गी हैं उनसे तुरंत अलग कर दें। इसमें जरा सी भी लापरवाही ना करें, बिछावन सूखा रखें जी, और धूल की मात्रा मुर्गी फार्म में कम हो, बिछावन सूखा रखें, और मुर्गियों के आहार में इस बीमारी की रोकथाम के लिए कोक्सीडियोटेट नामक दवाई मिलानी चाहिए। सही कितनी मात्रा मिलानी है वो डॉक्टर की सलाह पर करनी चाहिए, और मुर्गी फार्मों का खास तौर पे साफ सफाई का पूरा ध्यान। धर्मवीर भाई, घड़ी भी कुछ कह रही है। घड़ी कह रही है तो हम लेवा भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।